जियो न्यूज की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद। यूएस इलेक्शन 2024 अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। नतीजा सामने आता चला जा रहा है और स्विंग स्टेट्स जिन पर पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर के लोगों की नजर थी कि उसका नतीजा क्या होता है, स्विंग स्टेट किसकी तरफ स्विंग होती है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को जिताती है या कमला हैरिस उन रियासतों को जीतने में कामयाब होती हैं। अब तक जो आदाद-ओ-शुमार वापस हमारे पास आ रहे हैं उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादातर स्विंग स्टेट्स में कामयाबी हासिल होती नजर आ रही है। इन स्विंग रियासतों की तफसील भी फौरी तौर पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में सीनियर तज्ज़ेकार सहाफी हामिद मीर साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता शाम भी इस नशियात में मौजूद थे, उन्होंने मेजबानी की थी। सुहेल वड़ाइद साहब उनके साथ तशरीफ फरमा हैं और हमारे एंकर पर्सन शहजाद इकबाल भी इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। इन तीनों शख्सियात से हम गुफ्तगू करेंगे, इनकी राय आपके सामने रखेंगे और इनसे बहुत ही दिलचस्प सवाल भी पूछेंगे जिनके बहुत दिलचस्प जवाबात आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम वो 7 स्विंग स्टेट्स जो किस्मतों का फैसला करती रही हैं अमरीकी सदारती उम्मीदवारों की, उन पर एक नजर डालते हैं, आपको दिखाते हैं और उन रियासतों के बारे में बताते हैं। पेंसिल्वेनिया उनमें एक रियासत है जो कि इंतहाई अहम रियासत है, स्विंग स्टेट रही है। उसकी तारीख ये रही है कि वो पिछले 24 साल के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें डेमोक्रेट रियासत रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में वो रियासत जीत ली और इलेक्शन का पासा पलट के अमेरिका के सदर बन गए थे। पेंसिल्वेनिया का नतीजा इस वक्त क्या दिखा रहा है, वहां का नक्शा आपके सामने है। वहां डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तादाद में वोट्स हासिल कर चुके हैं। पेंसिल्वेनिया के इलेक्टोरल वोट्स 19 है, अहम तरीन रियासत। कहा जाता है कि कोई भी सदर ऐसा नहीं कामयाब हुआ जिससे पेंसिल्वेनिया जीती ना हो। 51% नतीजा आ चुका है पेंसिल्वेनिया की रियासत का और उसमें डोनाल्ड ट्रंप इस रियासत को सुर्ख किए हुए हैं, कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, जॉर्जिया रियासत की तफसील आपको दिखाएंगे जो जियो न्यूज पर इस खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आप देख सकते हैं। जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसकी भी दिलचस्प तारीख है। पिछले 24 साल के इलेक्शंस में रिपब्लिकन ही रियासत जीतते रहे। किस सदर ने पासा पलटा इस रियासत के नताइज का? वो जो बाइडेन थे जिन्होंने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर शिकस्त दे दी और ये रियासत डेमोक्रेट्स के नाम कर दी। लेकिन आज कि इस इलेक्शन में फिर ये रियासत वापस रिपब्लिकन्स के पास जाती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी तकरीबन कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 99% नतीजा आ चुका है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो रहे हैं। इससे मुतालिक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे भी अपना दावा सामने रख रहे हैं आदाद-ओ-शुमार के साथ कि ये रियासत ट्रंप के पास जा रही है। नॉर्थ कैरोलिना की तफसील आपके सामने, 16 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल ये रियासत, अहम रियासत। और एरिजोना और जॉर्जिया की तरह ये रियासत हमेशा रिपब्लिकन्स को वोट करती रही है और यहां का नतीजा भी आपके सामने है, किस तरह से कामयाबी हासिल की है नॉर्थ कैरोलिना में। अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार सामने है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। 50% से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजा अब तक है नॉर्थ कैरोलिना का उसके मुताबिक ये रियासत भी ट्रंप जीत रहे हैं। 2 डेमोक्रेट्स ऐसे हैं नॉर्थ कैरोलिना को जीतने में कामयाब हुए, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। बराक ओबामा का 2008 का लैंडस्लाइड इलेक्शन था, उन्होंने बड़ी रियासतें जीती, बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए थे। वो बड़ी तादाद में आखिरी मरतबा रियासतें जीतने में कामयाब हुए थे। मिशिगन जिसकी बहुत ज्यादा बात हुई है चूंकि वहां बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है और उन दोनों के लिए ही कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कैंपेन की, अहम तरीन कैंपेन वहां पर चलाए गए। मिशिगन 15 इलेक्टोरल वोट्स की रियासत है और यहां का नतीजा आपके सामने, जहां पर अभी तक 52% नतीजा सामने आ चुका है और किस तरह से आपको सुर्ख नजर आ रहा है। 52% कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के हक में है, 52% नतीजा डोनाल्ड ट्रंप के हक में जा रहा है। मिशिगन भी एक ऐसी रियासत है जो 2012 तक डेमोक्रेट रही। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इस रियासत में कामयाबी हासिल करके सदर बन गए थे और उन्होंने 47% से ज्यादा वोट यहां पर हासिल किए थे और कामयाब करार पाए थे रिपब्लिकन रियासत में। लेकिन 2020 में डेमोक्रेट्स ने रियासत वापस ली। जो बाइडेन मिशिगन को जीतकर सदर बनने में कामयाब हुए थे। अगली रियासत क्या है इन 7 स्विंग स्टेट्स में, उसकी तफसील चंद ही सेकंड्स में आपके सामने होगी। विस्कॉन्सिन वो रियासत है जिसके 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं।
वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट्स हासिल हो चुके हैं और बाइडन ने बहुत ही मुश्किल से ये रियासत जीती थी। 2020 में नैरो मार्जिन से जीती थी, लेकिन तारीखी तौर पर विस्कॉन्सिन डेमोक्रेट स्टेट रही है। सन 2000 में वो दोनों इलेक्शन जो कि जॉर्ज बुश जीते थे, डेमोक्रेट ने रियासत जीती। उसके बाद 2012 में भी डेमोक्रेट्स ही जीते थे, ओबामा ने ये रियासतें जीती। लेकिन 2016 में ट्रंप ये रियासत भी ले उड़े थे और अमेरिका के सदर बने थे। 2020 में जो बाइडन ने ये डेमोक्रेट्स के लिए रियासत वापस हासिल की और 59% तक वोट हासिल करके विस्कॉन्सिन को जीता था। एरिजोना एक ऐसी रियासत है जो कि तारीखी तौर पर रिपब्लिकन रियासत रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार जीतते रहे हैं यहां पर। 2016 तक डोनाल्ड ट्रंप ही जीते यहां पर, उससे पहले भी रिपब्लिकन सदर जीतते रहे एरिजोना रियासत, और इस मर्तबा भी डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना जीत रहे हैं। 2020 में जो बाइडन ने इस रियासत में कामयाबी हासिल की थी, 50% वोट डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके हैं रियासत एरिजोना में। दूसरी जानिब 49% वोट मिले हैं कामला हैरिस को इस रियासत से। इस दफा ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चूंकि 2020 में भी जो बाइडन ने एरिजोना में कामयाबी हासिल की थी, तो कामला हैरिस भी ये रियासत जीत सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हम नेवाडा रियासत की तफसील भी आपके सामने रखेंगे और यहां पर 81% वोट 51% वोट डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके हैं। नेवाडा भी डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अहम तरीन स्विंग रियासतों में शामिल ये रियासत 70% वोट काउंट हो चुके हैं और उनमें अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तमाम ही स्विंग रियासतों को जीतने की पोजीशन में है। इस वक्त कामला हैरिस उनसे नेवाडा रियासत के नताइज में भी काफी पीछे हैं। ये स्विंग स्टेट्स का नतीजा आपके सामने रखा जियो न्यूज ने, जो कि पासा पलट देती है किसी भी इलेक्शन का, लेकिन एक दो रियासतों को छोड़कर बाकी तमाम स्विंग रियासतों को जीतना जरूरी होता है उस उम्मीदवार को जो कि इलेक्शन जीत रहा होता है। क्या नतीजा निकलेगा? डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं तो क्या वही सब दोबारा से होगा जो उन्होंने 2016 में सदर बनने के बाद 2017 के जनवरी में ओहदा संभालने के बाद किया, या फिर एक सवाल जो सबके सामने रहा कि क्या वो किसी हद तक बदले हुए सदर हो सकते हैं? हम इसी हवाले से इस गुफ्तगू को शुरू करेंगे इस ट्रांसमिशन में, और साथ ही कोई भी नतीजा, कोई भी अहम ऐलान अमेरिका से सामने आएगा, जियो न्यूज फौरन आपको उससे मुतालिक आगाह करेगा। हामिद मीर साहब, सिर्फ दूसरे ऐसे शख्स होंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख में जो कि नॉन कंसेक्यूटिव, यानी एक इलेक्शन जीते फिर अगला हार गए और फिर इलेक्शन जीते और वापस आ गए। इससे पहले 18वीं सदी में हुआ था, क्लीवलैंड एक अमेरिका के सदर थे जो ऐसा कर सके थे, फिर 100-150 साल तक ऐसा नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ये करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्या वही अमेरिका होगा जो 2016-17 में सामने आया था या कुछ मुख्तलिफ? नहीं, ये वही पुराना अमेरिका है, इसलिए कि अमरीकियों को ये दूसरा चांस मिला था कि वो किसी खातून को अपना सदर बना सकते हैं। पहले हिलरी क्लिंटन वो नहीं बन सकी, अब कामला हैरिस वो दोबारा नहीं बन सकी जी। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन सियासत में जो पाकिस्तानी हैं वो मुझे अमेरिका से काफी आगे लग रहे हैं, क्योंकि हमने तो 1989 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया था जी। और अमेरिका का जो वोटर है वो अभी तक इतना मैच्योर नहीं हो सका कि वो ये तय करे कि हमने अगर एक सफेद चमड़ी वाली खातून खड़ी होती है वो उसको भी हरा देते हैं, अगर ब्राउन चमड़ी वाली खातून खड़ी होती है वो भी हार जाती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके जो अभी लीड लेने की वजूहात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। पहली तो मैं समझता हूं कि उन्होंने इस मर्तबा बहुत से कार्ड खेले हैं और उसमें उन्होंने मुस्लिम कार्ड भी खेला है, उन्होंने इमरान खान कार्ड भी खेला है, और लेकिन जो इस वक्त ट्रंप साहब को जो स्विंग स्टेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे वहां जो उनको बढ़तरी हासिल है उसके ऊपर बहुत से लोग तबसरा कर रहे हैं। मसलन तायरा अब्दुल्ला साहबा जो है वो हमारी एक बड़ी मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो वो ये तबसरा कर रही हैं कि एक रेसिस्ट सीरियल सेक्स ऑफेंडर जो है उसको अमेरिकन वोटर्स ने अगर दोबारा अक्सरियत दिला दी है तो इसका मतलब है कि जो अमेरिकन हैं वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल दिया जाए। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप का ये नारा था, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, और अब जो इमिग्रेंट्स जिन्होंने वोट दिया है ट्रंप को तो वो अपनी खैर मनाएं। हाँ, यकीनन ट्रंप ने मुस्लिम कार्ड भी खेला है, उसने
बहुत सी दूसरी बातें भी की हैं, पाकिस्तानियों को भी इमरान खान की तस्वीरें दिखा के उनसे भी वोट ले लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनको मेन जो वोट मिला है, गोरों से जो वोट मिला है, वो इसलिए मिला है कि उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब आपको अमेरिका का वीजा भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और वहां पे इमिग्रेशन भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और जो वहां पे पहले से इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। और एक और बात यह है कि अमेरिका जो है उसमें अवाम की जो अक्सरियत है उसने एबॉर्शन के खिलाफ वोट दिया है, वो एबॉर्शन के खिलाफ है। अब ये एक ऐसी चीज है कि जिस पर अमेरिका के हालात के तनाजुर में काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो अमेरिका में जो खवातीन हैं उन्होंने उतनी बड़ी तादाद में कमला हैरिस को वोट नहीं डाला जो कि उनको डालना चाहिए था। तो इस लिहाज से अगर हम देखें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी, तो ट्रंप साहब जो है उनके जीतने से जो लोग इस वक्त खुश हो रहे हैं वो यकीनन खुश होना उनका हक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ट्रंप साहब का असल सियासी रूप सामने आएगा हो सकता है कि वो रोने पे मजबूर हो जाए। बहुत मुश्किल और नए किस्म के हालात का सामना भी करना पड़ सकता है, और ये उम्मीद भी रखी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाने की सूरत में एक मुख्तलिफ इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब, ये अमेरिका के इस वक्त के हालात और उनके अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन अहम रियासतों में कामयाबी मिल रही है, या फिर इसकी वजूहात कुछ और है? देखिए जी, मेरी पसंदीदा तो कमला देवी थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ट्रंप जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, ट्रंप ने जो नारा लगाया ना, हमारा दुनिया भर में जो इलेक्शन होते हैं ना, उनके दो मेन नारे होते हैं। एक होता है मुईशत, दूसरा होता है फॉरेन पॉलिसी। तो इनका नारा था मुईशत, और मुईशत हर एक को भाती है। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी से जो है, अगर आज हम ये जायजा लें, अब छोड़ें पिछली बातों को, कि आज हम ये जायजा लें कि ट्रंप जीत गए हैं तो क्या अब कैसी दुनिया होगी। तो जनाब, पहली तो बात यह है कि जंगें कम हो जाएंगी। मसलन यूक्रेन की जंग जो है, अब उसमें अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी तो जाहिर है उसको बड़ा धचका पहुंचेगा यूक्रेन को। इसी तरह मिडिल ईस्ट की जंग जो है अगली शाही खानदान से, तो मेरा ये ख्याल है कि उस जंग में भी डेफिनेटली कमी आएगी, और ओवरऑल दुनिया में अमेरिका की इंटरफेरेंस जो है वो भी कम होगी। तो ये तो है उसका पॉजिटिव एंगल, और दूसरी तरफ जाहिर है उसका तो ये तो है उसका पॉजिटिव एंगल, और दूसरी तरफ जाहिर है उसका नेगेटिव एंगल ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिनको अमेरिका से इमदाद की तवक्को है, जिनको अमेरिका से हमदर्दी की तवक्को है, जिनको अमेरिका से ताउन की तवक्को है, उनको बड़ी शदीद मायूसी होगी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप ये जायजा लें कि अगर वो अपनी मईशत को इस बुनियाद पे ठीक करते हैं कि इमिग्रेंट्स का रोल को कम करते हैं, इस बुनियाद पे ठीक करते हैं कि दुनिया की जो दरामदात हैं उन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो उससे भी पाकिस्तान शदीद मुतासर होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा बरामदात हैं वो अमेरिका ही जाती हैं, और हमारी टेक्सटाइल बरामदात जो हैं वो सबसे ज्यादा है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत को भी एक खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर वो चीन पर पाबंदियां लगाएं और पाकिस्तान पर ना लगाएं तो पाकिस्तान को जो बूस्ट है मिल जाए। तीसरा यह है कि फर्ज करें कि वो पाकिस्तान की सियासत में जैसे कि तासुर है कि दखल अंदाजी करते हैं, वो कहते हैं कि जी दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर अपनी इमदाद का, IMF की इमदाद का, और ये कहते हैं कि आप देखें आपने इमरान खान को नाहक जेल में रखा हुआ है और उसको रिहा करें। तो अब उसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो रिएक्शन ये हो सकता है कि उस दबाव में आके इमरान खान रिहा हो जाए, जैसे कि PTI के लोग तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट झुक जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है, वो दूसरा रुख ये है कि अकड़ जाए आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे कि एटम बम के मामले में अकड़ी, और कई भुट्टो के मामले में अकड़ी, और कई मामलों में, तो उसके जाहिर है फिर अपने एक नतायज हैं। अमेरिका से तल्लुकात तो खराब होंगे, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है यही एस्टेब्लिशमेंट जिसको आज सारे ताने मार रहे हैं ये पॉपुलर हो जाए। तो ये इसके कई असरात जो हैं मनफी और मुस्बत दुनिया भर पर तय होंगे। अगर कमला देवी आ जाती तो वैसे ही अमेरिका चलता, वैसे ही दुनिया चलती जैसे चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव वही रहते। अब दुनिया बदलेगी। और फिर एक और जो बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
जो ट्रंप को उन्होंने इंटरव्यू भी किया, उसके करीबी दोस्तों से भी मिले और उन्होंने 2 किताबें ट्रंप पे उनकी आई हैं। तो वो यही सबसे ज्यादा आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे ऑथेंटिक जो राय होती है वो बॉब वुलर्ड की होती है। तो वो ये कहते हैं कि ये ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ये आज एक बात पे बड़े इंपल्सिव है, दूसरे दिन वो फाइल ही रख के भूल जाएंगे। सुहेल साहब, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से खबर है और वो उनकी जीत की खबर दे रही है। वो खबर ये है कि ट्रंप इज ऑन द वे टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट वंस अगेन। ये लाइन इस्तेमाल की गई थी 2016 में भी, जब उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर, और खास तौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया भर के नशरियाती इदारे ये अंदाजा लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर उन्हीं नशरियाती इदारों में से 3 बड़े नशरियाती इदारों ने ये खबर जारी की थी कि अब हम पुरएतमाद तरीके से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उस रास्ते पर गामजन है जिसमें चंद घंटे में वो अमेरिका के नए सदर करार पाएंगे। इस वक्त जो नतीजा आपके सामने है, 267 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के 216 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कुछ ही घंटों में ये सूरत हाल वाज़ेह कर देगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं या नहीं। वोट चाहिए, बहुत ही कम फासला रह गया है और बहुत ही कम वक्त रह गया है उनको ये कामयाबी हासिल करने के लिए। 3 वोट और चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट एक उम्मीदवार को हासिल करने होते हैं कामयाब होने के लिए, और उससे वो 3 वोट पीछे हैं। 267 वोट तो वो पहले ही हासिल कर चुके हैं। कामला हैरिस को सदारती इंतखाबात 2024 में शिकस्त होने के करीब है। शहजाद इकबाल साहब, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि उनकी तो अपनी अहलिया इमिग्रेंट है, लेकिन वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। उनको कहा जाता है वो एंटी वॉर हैं, वो तो चाहते नहीं कि यूक्रेन में वॉर हो, वो तो इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा होने नहीं देने चाहते। लेकिन आते ही उन्होंने ईरान की तारीख की सबसे बड़ी पीस डील खत्म कर दी। ये कहते हैं कि दूसरे मुमालिक के अंदर दखल अंदाजी करना अमेरिका का हक नहीं, लेकिन उन्होंने अपने दामाद के साथ मिलकर इसराइल को इतना ताकतवर बनाया कि 1 से 1.5 साल तक की जंग इसराइल बगैर किसी परेशानी के लड़ता चला जा रहा है। इतने इख्तियारात दिए। ताल्लुकात की जहां बात करते हैं तो उन्होंने सबसे बड़ा काम जो ताल्लुकात के लिए किया वो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, उसमें इसराइल को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने इक़दामात किए। तो बहुत जाता है, शायद ही आपने किसी इलेक्शन कैंपेन या इंटरव्यूज में ये देखा होगा, जो आपने बातें की उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको पता है 2016 में तो सारी उनकी जो कैंपेन थी आई बिल्ड अ वॉल, आई बिल्ड अ वॉल, उसमें मजाक भी बड़ा उड़ाया गया और आखिर में आपने देखा कि कुछ सवाल से उन्होंने किया नहीं। मुझे यही बात जो अभी हामिद साहब ने की, कल मैंने की थी कि मुझे ये डिबेट जब अमेरिका में होती है ना तो बड़े परेशान करती है। बड़े अफसोस की बात है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा प्रोग्रेसिव और एडवांस समझा जाता है, वहां आज भी ये डिबेट होती है कि क्या अमेरिका तैयार है खातून प्रेसिडेंट के लिए। अब ये वो मुल्क है जहां पे इस वक्त जो लेबर फोर्सेस में 47% पार्टिसिपेशन खवातीन की है, जो कॉलेज गोइंग है वो 51% खवातीन है, लीडरशिप लेवल्स पे वहां पे पहुंची हुई है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए डिबेट शुरू हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये जो 2 इलेक्शन है इन्होंने तो ये साबित किया है कि ट्रंप के खिलाफ अगर कोई खातून खड़ी होती है तो जो ट्रंप का वोटर है वो शायद ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है, जो मिसोजिनी उनकी वो निकल कर आती है और शायद उनको ज्यादा वोट पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है और पता नहीं हम तो यहां बैठ के गौर कर रहे हैं, अमेरिकी इस पे गौर करते भी या नहीं करते। दूसरी बात, कल जब ये एग्जिट पोल्स आ रहे थे जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उसी दौरान पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, जो उन्होंने 2016 में भी जीती थी जी, और बहुत बड़ा अपसेट कर दिया। 2016 में तो बहुत बड़ा अपसेट था क्योंकि हिस्टोरिकली ज्यादातर जो है वो डेमोक्रेट्स यहां पे जीते हैं और ये वो स्टेट था जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये कमला हैरिस ने जीतनी है वरना वो इलेक्शन रेस में बाहर हो जाएंगी। तो अब ये नतीजा भी आ गया, तो तमाम मेरे ख्याल से जो स्विंग स्टेट्स थे वो रिपब्लिकन्स को जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे जुनेद, तो उसमें जो रीजन मुझे लगता है, एक तो मैंने आपको बताया कि शायद वो खातून फैक्टर अभी तक अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा ये था कि 72% जो अमेरिकन हैं वो या तो मायूस है या बहुत गुस्से में थे। ये एग्जिट पोल्स बता रहे थे, वो परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। तो वो जो इनकम्बेंसी फैक्टर है डेमोक्रेट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो भी मेरे ख्याल से उनके खिलाफ गया है। और दूसरा, उनकी कैंपेन के हवाले से जो भी उनकी पॉलिसीज थी, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, शायद उसने अपील नहीं किया आवाम को। वहां पे इस वक्त जो ट्रंप की कैंपेन थी वो मईशत को लेके थी कि इकोनॉमी को बेहतर करना है, टैक्सेस कम करने की उन्होंने बात की है, लोकल इंडस्ट्री को वो कह रहे हैं कि हम बढ़ावा देंगे,
चाइना पे टैक्सेस लगाकर, और दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखा जाए तो कमला हैरिस के पास कोई विजन नहीं था, सिर्फ वो एक लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करी थी, इसके अलावा कोई खास उन्होंने उस पर तवज्जो दी नहीं। तो मेरे ख्याल से जितने भी अमेरिकन जो मेरे दोस्त यार हैं वहां पे उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेगा तो वो समझता है कि हमें ट्रंप को वोट देना चाहिए। अगर कोई समझता है ह्यूमन राइट्स, खवातीन के हुकूक, उस हवाले से आपने वोट करना है तो फिर आप जो है वो कमला हैरिस के लिए वोट करेंगे या डेमोक्रेट्स के लिए वोट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अमरीकी अवाम जो है उनके लिए शायद इस वक्त महंगाई, टैक्सेस कम होना ये ज्यादा बड़ा इशू है और उस तरफ ही उनका वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तजिया आपके सामने है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत से मुतालिक जो उन्होंने 2016 में किया, और अब वो एक बार फिर सदर बनते नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में शायद ये वाज़ेह हो जाएगा। हामिद मीर साहब, उनकी पॉलिसीज को सामने रखकर बहुत ही मुश्किल है कि अंदाजा लगाया जाए कि यही उनकी सदारत होगी, कहां से वो काम करेंगे, चूंकि वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। आज ही जियो न्यूज के नुमाइंदे ने बताया भी कि वो पेंसिल्वेनिया में जिन इलाकों में गया, वह कई जगहों पर बताया कि यहाँ पर 30-30 हजार इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, यानी उनको रियासत छोड़नी पड़ी या फिर चुपना पड़ा जो भी, और उससे फिर वहां की सड़कों के कारोबार की रौनकें मान पड़ गई। तो ये तो वो चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके हामी कहते हैं कि वो तो प्रो बिजनेस है। उन्होंने अपने दोस्त रेक्स टिलरसन को वजीर खारजा बना दिया, जो कि प्यूटिन के दोस्त थे, एक्सन मोबिल के मालिक थे, कि वो नई बिजनेस टाइज बनाएंगे। लेकिन चाइना के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, मैक्सिको के ऊपर कहते हैं मैं डबल टैरिफ लगाऊंगा जो कि आपके यहाँ से इमिग्रेंट्स आते हैं। तो वो एक वाकई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। अगर देखें कैसे वो आपकी बात दुरुस्त है कि अनप्रेडिक्टेबल उनको कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस तो आप कर सकते हैं ना। देखें, अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चाइना पे टैरिफ लगाने का आप देखें ना कि अमेरिकन को और अमेरिका को कितना फायदा है। सही। क्यों लगाना चाहते हैं? ताकि उनकी इंपोर्ट्स को रोकें, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जब अमेरिका की मार्केट में जाती हैं तो जो वहां का जो प्रोड्यूसर है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, अमेरिका की प्रोडक्ट्स को परवान चढ़ाना। अब लेकिन इसके 2-3 और भी तो पहलू है ना, उन पे भी तो आप गौर करें। पहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच इख्तियार की, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने उनका रास्ता रोकने की कोई, हमें लगता नहीं है कि कोई उन्होंने कोशिश की है। सर काबिलियत नहीं होगी शायद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है वो जो पोल्स दे रहा था, मैंने खुद उसको मॉनिटर किया है, पिछले 8-10 दिन से मैं देख रहा था कि कुछ मीडिया हाउसेज जो है, अमेरिकन मीडिया हाउसेज, वो कोई 1.5% कमला हैरिस को ऊपर ले जा रहा है, कोई 3% ऊपर ले जा रहा है, फिर वो कहते हैं जी नीचे आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नेक टू नेक। इतना उन्होंने ये एक नैरेटिव बना दिया कि नेक टू नेक है। जब मैं वहां पे अपने दोस्तों से पूछता था जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं कई साल से, 30 साल से, 35 साल से, जब मैं उनसे पूछता था कि बताइए कौन जीत रहा है, वो कहते हैं ट्रंप जीत रहा है। लेकिन अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि नहीं जी, नेक टू नेक फाइट है। क्या इससे एक नतीजा निकलता है? मैं सर आप ही की बात को शामिल कर दूं, क्योंकि ब्रेकिंग है ये रिजल्ट की। आप भी सही कह रहे हैं, बताया जा रहा था कि एज पर हैं, लेकिन नतीजा जो आ रहा है वो काफी मुख्तलिफ है। और फिर से एक ऐसा हो रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, 2016 में भी उसका कहना यह था कि हिलरी क्लिंटन हर तरह से जीत रही हैं, लेकिन फिर उसी को ये खबर देनी पड़ी थी कि वो कहीं से भी नहीं जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले खबर दी थी। और अब भी स्विंग स्टेट्स का जो नक्शा सामने आया है नताइज के बारे में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से सामने आया है। जॉर्जिया में 95% नताइज आ गए हैं, ट्रंप ये रियासत जीत गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 95% नताइज आ गए हैं, ट्रंप ये रियासत जीत गए हैं। दीगर जो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नेवाडा और मिशिगन है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि झुकाव उसका मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाता नजर आ रहा है। और हामिद मीर साहब की बात भी इससे वाज़ेह होती है कि अगर नेक टू नेक होता तो फिर इतने ज्यादा बड़े मार्जिन से किस तरह से उनको कामयाबी मिल सकती थी, या इतनी आसानी और इतना ऑब्वियस कैसे हो सकता था डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। पेंसिल्वेनिया का नतीजा भी आ गया। बात मुकम्मल कर लूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, मीडिया इज नॉट किंग मेकर। अगर कोई ये समझता है कि मीडिया को मैनेज करके पॉपुलैरिटी है उस पर आप असरअंदाज हो सकते हैं, तो ये थ्योरी जो है अमेरिका के इलेक्शन ने गलत साबित कर दिया है। जहां पे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CBS, फॉक्स न्यूज सिर्फ था जो ट्रंप के साथ नजर आ रहा था। ठीक है, तो ये एक मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है ना, मुझे इस पे काफी मेरा कंसर्न है कि ये दुनिया की सुपर पावर के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे, वो ये क्यों कह रहे थे जी नेक टू नेक है। कल तक कह रहे थे जी 50-50, ठीक है ना।
اچھا، اور میں بار بار یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو لہٰذا جو ٹرمپ ہے اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹرمپ نے جو میڈیا کی مت ہے اس کو توڑا نہیں ہے، اس کو پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا ہے. تو جو امریکن میڈیا کے جو پرزے کر کے ٹرمپ نے ہوا میں اڑائے ہیں، اس پہ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ بھائی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، جو پبلک آپ کو جو بتا رہی ہوتی ہے اس کے قریب رہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو جو سچائی ہے اس کے قریب رہنا چاہیے. آپ کو جو ایک کسی کا جو سیاسی مفاد ہے کسی ادارے کا یا جو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ترجمان یا نمائندے بن کر اپنے ریڈرز کو یا ویورز کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا. یہ ٹرمپ کی جو جیت ہے نا، اس میں امریکہ کے میڈیا کی سکی ہے اور اس کی میں کہوں گا ذلیل و خوار کر دیا ہے. لیکن میر صاحب بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میڈیا تو ووٹ نہیں کاسٹ کرتا. وہ تو 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تھے. نہیں دیکھیں نا، بائیڈن جیت گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں امریکہ میں لوگوں سے بات کرتا تھا، پاکستانیوں سے 99.9% کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جیتے گا، لیکن CNN کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، CBS کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، نیو یارک ٹائمز کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، جس کا واضح مطلب ہے کہ یہ پارٹی تھے. اس کی شاید ایک وجہ یہ مطلب ہے 2020 میں آپ کو اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جیتے گا جب بائیڈن جیتے تھے. نہیں، اس وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس مرتبہ تو کل تک بھی میں دیکھ رہا تھا کہ CNN کہہ رہا ہے 50-50 ہے. تو یہ ایک ہمیں کچھ دیکھا امریکہ کا جو الیکشن ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ ایز اے میڈیا مین، ایز اے جرنلسٹ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اور ان لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے جو کہ جنہوں نے امریکہ کے میڈیا کو مینج کیا ہوا تھا کہ میڈیا کو مینج کر کے آپ کسی پولیٹیشین کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس کا جنازہ نکال دیا ٹرمپ نے. یہ ٹرمپ خود میڈیا کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کو ٹرمپ تو سیدھا میڈیا کو اٹیک کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نیو یارک ٹائمز بھی غلط ہے اور ان کو تو یہ ٹویٹر پہ بین کر دیا گیا تھا. یہ تو ان کو بعد میں بحال کیا گیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ تو جیتے ہیں، وہ اس کے اثرات تو جو بھی ہوں گے، لیکن ٹرمپ نے جو میڈیا مینجمنٹ ہے نا اس کا جنازہ نکال دیا. سہیل راج صاحب، کیا ہو سکتی ہے امریکہ میں بھی میڈیا مینجمنٹ؟ اور ٹرمپ پہ تو خود الزام لگتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹ فوری طور پر وہاں پکڑے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی اعداد و شمار وہ صحیح سے پیش نہیں کر پاتے. میں تو ایک صرف چھوٹا سوال کرنا چاہتا تھا سہیل صاحب سے. سہیل صاحب، وہ پنجابی کا کیا کہتے ہیں اس میں کہ بیٹی کو سنا کے بہو کو میسج دینا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی وہ یہ کہتے دیکھیں صاحب کی باتوں سے مجھے وہ یار میں ایک معصوم سا آدمی ہوں، شہزاد اقبال صاحب، آپ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت افسوس کی بات. جی سر، گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں اپنا ایک یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ ہم خطے کے اس کے لوگ ہیں نا، اگر ہماری تاریخ کو موئنجو داڑو سے شروع کیا جائے تو جو سندھو سائیں تھا، جو ہمارا سائیں جو وہاں سے ملا ہے، اور ہماری جو وہاں پہ ڈانسر رقاصہ سمپارا ملی ہے، اس سے لے کے ہڑپا کی تہذیب سے لے کے آج تک ہم ہارتے ہی آئے ہیں. اس خطے کے لوگ، ہم جس کو پسند کر لیں وہ ہارتا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہیرو بھی سارے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہیرو ہارے ہوئے، شہید ہوئے، قتل ہوئے لوگ، جیلوں میں گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ اس خطے کا جو ہے ہمارا ایک ایتھاس ہے، کیونکہ ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میر صاحب کی بات اصولی طور پر تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی جو انسانوں کے اندر ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہ 11 سال بھٹو کی تصویر جو تھی وہ اخباروں میں نہیں چھپ سکتی تھی. اس وقت پرائیویٹ میڈیا تو تھا نہیں اور کوئی چیز ہمیشہ خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا. لیکن جو پہلا الیکشن ہوا 88 میں، اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی. تو جو میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یا میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے دلوں سے لوگ مٹائے نہیں جاتے، بلکہ وہ اور گہرے چلے جاتے ہیں اور اس بڑا وقت لگتا ہے پھر اس کو نکالنے میں. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک جو نیا ایلیمنٹ امریکہ کے اندر اور ساری دنیا کے اندر آیا ہے، which is called fake news and which is called the social media spreading.
یہ میڈیا سے بالکل مختلف چیز ہے. میڈیا میں گیٹ کیپنگ ہوتی ہے, میڈیا میں اندر کریڈیبلٹی ہوتی ہے, میڈیا کے اندر ریلائبل نیمز ہوتے ہیں. وہ غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم ان کے اوپر چیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو میڈیا کو ٹرمپ نے جو ہٹ کیا ہے تو کیا اس سے سوشل میڈیا جیت گیا ہے, اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ ٹرمپ کی جیت سوشل میڈیا کی جیت ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلائبلٹی ہے, اس کا مطلب ہے جو گیٹ کیپنگ ہے, اس کا جو مطلب ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں. میں نہیں یہ سمجھتا. میرے خیال میں یہ ایک وقتی فینامینن ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی دنیا میں سچ ہی جیتتا ہے, اور سچ ریلائبل ہوتا ہے, سچ چیکڈ اینڈ ری چیکڈ ہوتا ہے, سچ کے اندر گیٹ کیپنگ ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی دیکھیں یہ جو میڈیا ہے اس میں غلطی کے یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, کوئی بھی میڈیا کا لوگ فرشتے نہیں ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن فیک نیوز جو تھی وہ میڈیا کے اندر نہ ہونے کے برابر تھی. سوشل میڈیا کے اندر فیک نیوز آپ دیکھیں, اس نے برطانیہ میں فسادات کرا دیے, اس نے لاہور میں آپ دیکھیں کالجوں کے اندر کیا کیا, اور نکلا کیا, جو ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کی جو شرارتیں ہیں ان سے وقتی تو فتح ہو سکتی ہے, کیا یہ تادیر رہے گی؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سچ ہی جیتے گا. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اندر یہ جو ایڈوانسز اور ایڈونچرز ہو رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی سوسائٹی خود سینشور کرے گی. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی, کسی ایجنسی کی, کسی ادارے کی سینشور نہیں, اس کو سوسائٹی خود سینشور کرتی ہے. میڈیا کو بھی سوسائٹی نے پسند کرنا ہے یا ناپسند کرنا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو سینشور آئے گا وہ ہمیشہ بلا کر سوسائٹی کا آئے گا. آج اگر پاکستان میں میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں تو اس لیے میڈیا ناپسندیدہ بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات لوگ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. لیکن اصل اس کے پیچھے وجہ بھی تو جاننی چاہیے نا کہ کیا کیا پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے میڈیا وہ بہت ساری چیزیں نہیں لا سکتا جو وہ شاید لانا بھی چاہتا ہے. تو لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو نان چیکڈ مٹیریل آتا ہے اس کا تو ڈیفینیٹلی ساری دنیا کی سوسائٹیز نے الٹیمیٹلی حل نکالنا ہے. پاکستان کے معتبر ترین صحافیوں کی رائے جس وقت آپ سن رہے ہیں, اسی وقت جیو نیوز پر امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج بھی نشر کیے جا رہے ہیں جس میں مختلف ریاستوں کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. بیشتر اہم ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ملتی نظر آئی ہے, اور بہت ہی کم فاصلہ رہ گیا ہے اس نمبر میں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت حاصل ہوگی, اور جو اس وقت ان کا نتیجہ ہے. 270 ووٹس درکار ہیں ایک امیدوار کو الیکٹورل ووٹس کی طور پر فاتح قرار پائے ہیں الیکشن میں. 267 ووٹ حاصل کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹورل کالج کے, اور 226 ووٹ کملا ہیرس نے حاصل کیے ہیں. کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں امریکی انتخابات میں, جس طرح پاپولر ووٹ کون سا امیدوار زیادہ حاصل کرتا ہے, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر ووٹ وہ امیدوار کم جیتا ہوتا ہے لیکن اس نے الیکٹورل ووٹس حاصل کرتے ہوتے ہیں, اس لیے وہ امریکہ کا صدر بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے. شہزاد صاحب, چند اہم چیز جو چل رہی ہیں وہ رک جائیں, لیکن پھر ایک نیا محاذ جس کی طرف اشارہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیا کہ جو ان کے ساتھی ہیں جس کی وجہ سے فیک نیوز کا پھیلاؤ بڑھا ہے ان میں سے تو بہت سے اور لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں. ایلون مسک اب ان کے بہت اعلانیہ حمایتی بن چکے. میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر آپ امریکہ میں مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کی ایک حمایت نظر آتی ہے ڈیموکریٹس کے لیے. لیکن اس الیکشن میں جو سب سے بڑا الائے تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ایلن مسک تھے, جو اب اون کرتے ہیں ایکس. اور سوشل میڈیا جس الگوریتھم کی وجہ سے چلتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میرے خیال سے اگر کسی کو انفلوئنس کرنا ہو تو یہ سب سے بڑے ٹول ہیں اس وقت. اور ایلن مسک جیسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں اتنے طاقتور ہو چکے ہیں جنید کہ وہ چند گھنٹوں میں جو پورا نیریٹو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے جو ٹولز ہیں جو سوشل میڈیا ویب سائٹس وغیرہ اپلیکیشنز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹرانگ الگوریتھم پہ کام کرتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک دو ویڈیوز دیکھ لی جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑائی بتا رہے ہیں تو آپ کو اگلی جو
50-100 जितनी भी वीडियोस आप देखते रहेंगे वो प्रो डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आएंगी। तो एक जैसा मवाद जो है वो आपके दिमाग तक पहुंच रहा होता है और फिर वो आपकी जहन साजी करता है। तो ये बहुत स्ट्रांग टूल है और एलन मस्क ने तो कोई जो है वो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो किस तरीके से उनके अलाय बन के खड़े हुए थे। और आज भी कुछ फुटेजेस आ रही थी जिसपे शायद उनसे मुलाकात भी हुई है आज। डॉलर्स की बात। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें बिल्कुल ठीक बात है, उसमें फेक न्यूज भी है, उसमें दुरुस्त न्यूज भी होगी, बट ये जो एक पैरेलल अब मीडिया है, सोशल मीडिया, इसका इन्फ्लुएंस उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ना अमेरिका में ना पाकिस्तान में या शायद कहीं और। दूसरा जो आप बात करें कि अब क्या तब्दील होगा, देखें एक चीज जिसपे अमेरिका की क्योंकि हम बात कर रहे हो वो इस पे बड़ा थ्राइव प्राउड करते थे कि हम डाइवर्सिफिकेशन पे यकीन रखते हैं। एक जो दुनिया में पूरा ग्लोबलाइजेशन का हमने एरा देखा है उसको मुझे लगता है कि यकीनन एक धचका पहुंच सकता है, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ अमेरिका में नहीं है। मैं भी ब्रसल्स होकर आया, वहां पे ईयू ममालिक की जो सारा कंसर्न है वो भी यही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका रास्ता कैसे रोका जाए। वहां जो लोकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है कि हमें जो है वो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जॉब्स के लिए। इमिग्रेंट्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, महंगाई भी बढ़ती है, उनको जॉब्स भी मिलते हैं, हमारे लिए ना खाने को बचता है ना नौकरियां बचती हैं। तो ये कंसर्न है और जहां जहां हम देख रहे हैं यूरोपियन ममालिक में भी जो राइटिस्ट जहां पे उभर के आ रहे हैं, जो अब इलेक्शन जीत रहे हैं, वहां पे उनकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है यूरोपियन पार्लियामेंट में वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान की हमेशा जीएसपी प्लस की बात होती है उस पर 28 कन्वेंशन है, अब वो जो जीएसपी प्लस नेशंस के लिए जो मजीद कन्वेंशन बढ़ा रहे उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी जो है उनकी वो यही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोका जाए। तो ये जब भी ये फाइनल हो जाएंगे, नए लॉज आ जाएंगे उनके, तो पाकिस्तान पर भी दबाव आएगा कि आप यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को ना जाने दें और जो वहां पर हैं उनको डिपोर्ट करें। तो ये पूरी दुनिया में जो हम एक बात करते हैं जिसपे कि डाइवर्सिफिकेशन थी, ग्लोबलाइजेशन थी, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मेरे ख्याल से एक सेटबैक जरूर हो गई है। तफसील आपके सामने रखेंगे, दिलचस्प तफसील है। जियो न्यूज ने दावत दी थी सबको देखने वालों को कि वो जियो न्यूज की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। उर्दू और अंग्रेजी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। अंग्रेजी वेबसाइट्स पर यह दावत दी गई थी कि अपनी राय का इजहार करें, पोल में हिस्सा लें कि कौन सा सदारती उम्मीदवार, चाहे वो हिलरी कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनमें से कौन से सदारती उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात ज्यादा हैं। तो जियो न्यूज इंग्लिश वेबसाइट पर 70% लोगों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। इसके अलावा उर्दू वेबसाइट पर 67% आवाम की राय ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। हामिद मीर साहब के मौकिफ की यहां पर तायद हो रही है। आवाम को ख्वाहिश हो सकती है या आवाम को ये तवक्को थी या उनको ये इम्कान नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। एक ऐसे मुल्क में उनको वोट दिया गया है जो कि बनाया ही इमिग्रेंट्स में है और सबसे नंबर 1 मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, ना सिर्फ उनको रोका जाए बल्कि जो मौजूद है अमेरिका में उन्हें भी निकाला जाए। और उन्होंने पहले सदर बनने के बाद आते ही 7 मुसलमान मुल्कों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी कि उन मुल्कों से मुसलमान, उस मुल्क के शहरी अमेरिका आ ही नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते। आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देंगे जियो न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर बन गए हैं। अमेरिका के सदर बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के सदर के इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। वो अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है। वो अमेरिकी तारीख के सिर्फ दूसरे ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जो कि गैर मुसलसल इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, यानी एक दफा सदर बने, अगला इलेक्शन हार गए, लेकिन तीसरी मर्तबा फिर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अमेरिकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। 277 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें हासिल हो गए हैं, जिससे उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। ये इलेक्टोरल वोट्स बढ़ भी सकते हैं और आखिरी जो नतीजा है वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हतमी तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर का इंतखाब जीत गए हैं। उनकी व्हाइट हाउस वापसी होगी जनवरी 2025 में। डोनाल्ड जे ट्रंप इससे पहले 2016 में होने वाला इंतखाब जीत गए थे। हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और एक बार फिर वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने 2016 में कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद अगले इलेक्शन में 2020 में वो
जो बाइडन से शिकस्त खा गए थे, लेकिन 2016 के इंतखाब में भी उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था और उस वक्त उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, और उस इलेक्शन में 304 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हतमी तौर पर हासिल किए थे, जबकि उनके कुल वोट्स की तादाद हिलरी क्लिंटन को पड़ने वाले वोट से हतमी तौर पर कम थी। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड जे ट्रंप एक बार फिर कामयाब हो गए हैं और उनकी व्हाइट हाउस वापसी होगी बतौर सदर। वो सदर मुंतखब हो गए हैं, अब वो सदर का ओहदे का हल्फ उठाएंगे जनवरी 2025 में। इस वक्त मौजूदा सदर जो बाइडन है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के इंतखाबात में शिकस्त दी थी और जनवरी 2021 में अमेरिका के सदर बन गए थे, वो सदारती दौड़ में शामिल रहे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो अमरीकी सदारती उम्मीदवार बन गई थी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, लेकिन वो पहली दफा एक खातून के तौर पर सदर बनने में और पहली दफा गैर सफेदफाम सदर बनने के सफर में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाब जीत गए हैं, उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं अभी तक, और वो जनवरी 2025 में अमेरिका के नए सदर होंगे और एक बार फिर सदर होंगे। वो अमरीकी तारीख के दूसरे ऐसे अहम उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक टर्म में कामयाबी के बाद दूसरी इलेक्शन में शिकस्त खाई और फिर तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल करते हुए अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए। सोहेल बड़ाइच साहब, डोनाल्ड जे ट्रंप इज बैक, क्या होगा अमेरिका में और दुनिया में फौरी तौर पर? देखिए जी, पहले पॉजिटिव चीजें ले लेते हैं। जीत गए हैं, उनको मुबारक हो। हमारी ख्वाहिशात के बरक्स जीत गए हैं, फिर भी मुबारक हो। असल बात यही होती है कि आपकी मर्जी से के खिलाफ भी जो जीते उसको मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली अमेरिकन शहरियों के मुआशी मफादात को फ़ायदा पहुंचेगा। उनको जो डोमेस्टिकली, वो चूँकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक इकानमी पे तवज्जो दे रहे हैं, इंटरनेशनल सिटीजन्स को ये आराम होगा कि वो एटमी जंगों के खिलाफ हैं, जंगों के खिलाफ हैं, तो इसलिए दुनिया को जंगों से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हो सकता है यूक्रेन की वार जो है वो फौरी तौर पर वो ख़त्म करा दें। ये भी हो सकता है कि वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर वार है उसको भी रुकवाने की कोशिश करें। जो खलीजी ममालिक हैं बहुत सारे, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे बड़े जो करीबी दोस्त हैं, उनके भी ट्रंप से और ट्रंप की फैमिली से बहुत करीबी तल्लुकात हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट का जो भी मुस्तकबिल का नक्शा है उसके अंदर उनकी इनपुट भी होगी। अगरचे ट्रंप जो है वो इजराइल को ऊपर ही रखेंगे, लेकिन दूसरों की राय जरूर उन्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि वो भी उनके एलाई हैं। हाँ, ईरान के लिए मुश्किलात शायद और बढ़ जाएंगी क्योंकि पिछली दफा भी जब वो आए थे तो ईरान के लिए मुश्किलात जो है वो बड़ी थी। उन्होंने जो पहले से मुआहदा हुआ था ओबामा के दौर में, उसको भी कैंसिल खत्म कर दिया था। और जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए ट्रंप के आने की, तो कोई हमें इस बात की तवक्को नहीं है कि कोई अमेरिका से हमारे तल्लुकात गर्म जोशी की। साहब, आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर आ रहे हैं अमेरिका से सामने डोनाल्ड ट्रंप के हिमायतियों के, और बड़ी तादाद में उनके हिमायती जमा होना शुरू हो गए हैं। फ्लोरिडा उनकी होम स्टेट है, वहीं पर उन्होंने वोट कास्ट किया था अपने अहलिया के साथ पाम बीच में, और वहीं पर उनका एक मशहूर मारूफ रिजॉर्ट भी है मार-आ-लागो, जहां बहुत बड़े पैमाने पर एक डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया था। और अब वो अमेरिका के नए सदर के इंतखाब में जीत गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए सदर होंगे। जनवरी 2025 में वो अपने ओहदे का हल्फ उठाकर एक बार फिर व्हाइट हाउस वापस आ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो वो दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बरक्स वो जीत गए हैं। उनको अपनी जीत का यकीन भी था और उनकी जानिब से इस तरह के कई दावे भी किए गए थे। उनका यह कहना था कि उनके मुखालिफ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उन्हें ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकती। उसके बावजूद कमला हैरिस ने एक बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन वो बड़ी तादाद में वोट्स हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने कमला हैरिस को इस इंतखाबी दौड़ में शिकस्त दे दी है। ट्रंप को एंटी वॉर कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े पैमाने पर टैक्स
कट देते हैं अमेरिका में, जिसके मुतालिक हम शहजाद इकबाल से भी बात करेंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके टैक्स कट से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अमेरिका में, उनके जो मुआशी इकदामात हैं वो सही समत में नहीं होते। अमेरिका एक ऐसा दिलचस्प मुल्क है जहां उसके बिलियनियर खुद कहते हैं कि हम पर मजीद टैक्स लगाओ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि अमीरों को तो टैक्स कम देना होगा। वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं, दूसरे मुमालिक से नए इमिग्रेंट्स को आने नहीं देना चाहते। अमेरिका में मौजूद इमिग्रेंट्स जिनके पास अभी इजाजतनामा नहीं है या वो गैर कानूनी तारिक वतन की फहरिस्त में आते हैं, उनको वो अमेरिका से निकालने का इरादा रखते हैं। बड़ी रियासतों में क्रैकडाउन करना चाहते हैं। टेक्सास वो रियासत है जिसका बॉर्डर लगता है मेक्सिको से, वो वहां पर बड़ा क्रैकडाउन करना चाहते हैं। ये उनके ऐलान करदा प्रोग्राम्स में से एक है। इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक कारोबार के हामी शख्स हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हर जगह पे नए कारोबारी मुआहदे किए जाए, अमेरिका के कारोबारी मफाद को बचाया जाए, दूसरे ममालिक पर सख्तियां की जाएं, लेकिन जहां पर समझौता किया जा सकता है, जहां पर कारोबारी मकासद को मद्देनजर रखते हुए मुआहदे किए जा सकते हैं, वो किए जाने चाहिए। इसमें उनको कोई एतराज नहीं था। रूस के सदर पुतिन से ताल्लुकात बनाने और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था अमेरिका के सदर बनते ही, कि वो नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान से मिलने पहुंच गए थे। उन्होंने अपने कदमों से चलकर साउथ कोरिया से बॉर्डर के आगे जाकर नॉर्थ कोरिया के रहनुमा से मुलाकात की थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने के बाद। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं है, अमेरिका पूरी दुनिया का ठेकेदार नहीं है, उसको अपने मामलात से गर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा उनके दौर में जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक राय समझी जाती है, इंतहा पसंदाना सोच समझी जाती है, और ऐसे ग्रुप्स अमेरिका में जो इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाते हैं और असलहे के जोर पर अपनी इंतहा पसंदी का इजहार करने की अमेरिका में कोशिश करते हैं। ट्रंप के दौर में उन तमाम ग्रुप्स को बहुत ज्यादा अहमियत मिली, उनकी बयानात और उनके मौक़िफ़ को परवान चढ़ाया गया। इसके अलावा वो मीडिया के भी खिलाफ अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। उनके दौर में कई नशरियाती इदारों के नुमाइंदों को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया या उन पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने बड़े अखबारात के खिलाफ महाज़राई की, ये ऐलान किया कि जब वो व्हाइट हाउस में है तो ये अखबारात व्हाइट हाउस आएंगे भी नहीं। उनके नुमाइंदों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, जिनमें से कई नुमाइंदे अदालत जाकर इजाजत लेकर आए व्हाइट हाउस में दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके अलावा ये भी तवक्को की जा रही है कि उनके दौर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस का आना मुमकिन हुआ जिनकी वजह से वो राह हमवार हुई, जिसके नतीजे में रो वर्सेस वेड को उड़ा दिया गया और अमेरिका में खवातीन को अबॉर्शन पर जो हकूक दिए गए थे वो उनसे वापस ले लिए गए और ये इख्तियारात रियासतों के पास चले गए, जिसके तमाम डेमोक्रेट पार्टी खिलाफ है। लेकिन रिपब्लिकन्स की एक बहुत बड़ी तादाद सिवाय चंद लोगों के इस चीज की मुखालिफ नजर आती है। अदरवाइज वो अबॉर्शन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत करते नजर आते हैं। तो ये तवक्को भी की जा रही है कि बहुत सी कामयाबियां जो कि इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, तालीम के हकूक, इमिग्रेंट्स के हकूक से मुतालिक हासिल हुई थी पिछले 20 से 25 बरस में डेमोक्रेट्स की सदारत की वजह से, जिसमें बराक ओबामा 2 मरतबा सदर बने थे, वो रिवर्स